सिटी तहल का फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रिया शांडिल्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास हेडलाइंस के साथ। पानीपत की हनुमान कॉलोनी में अवैध रूप से बेचे जा रहे थे सिलेंडर। गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने की छापेमारी। मौके से 10 कॉमर्शियल और 6 घरेलू सिलेंडर किए बरामद। पानीपत में हरियाणा भाग्यों की राज्य स्तरीय बैठक। बरवाला में 5 अक्टूबर को होगी किसान महापंचायत। कृषि बिलों के खिलाफ किसान करेंगे आगे की रूपरेखा तैयार। बीएमएस के प्रदेश अध्यक्ष रोडवेज के जीएम पर लगाए गंभीर आरोप। डिपो होल्डर्स द्वारा लगातार सड़ा हुआ राशन वितरण करने के मामले आते हैं सामने। गांव आसन कला के बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों को वितरित किया गया सड़ा हुआ गेहूं, वीडियो आया सामने। डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर का कहना, इस प्रकार की कोई शिकायत मिली तो की जाएगी कड़ी कार्रवाई। शिकायतों के आधार पर गृह मंत्री अनिल विज ने लिया तुरंत एक्शन। संभाल का नगर पालिका के पूर्व एडिशनल सेक्रेटरी को हटा बनाया गया रेगुलर सेक्रेटरी। पानीपत में कोरोना केस के आंकड़ों में आई गिरावट। क्या वाकई घट रहे हैं कोरोना केस या कोरोना टेस्ट की राशि तय होने के बाद सैंपलिंग की संख्या में आई कमी? आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अकाली दल द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने की घोषणा को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लिए बहुत बड़े ब्रेक के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि किसान विधेयक को लेकर शिरोमणि अकाली दल यह महसूस कर रहा था कि यदि उन्हें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अपने संबंध नहीं तोड़े तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में किसान आंदोलन से उत्पन्न नाराजगी का शिकार शिरोमणि अकाली दल भी हो सकता है। यही कारण है कि हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर यह संकेत दिया था कि अब वे ज्यादा दिन भाजपा के साथ गठबंधन की राजनीति में नहीं रह सकते। जाहिर है शिरोमणि अकाली दल के सर्वोच्च नेता सुखबीर सिंह बादल ने इस संबंध में बकायदा घोषणा करके स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। उधर इस स्थिति का लाभ उठाने के मकसद से इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपने प्रयास को तेज कर दिया है। याद रहे कि इनेलो और अकाली दल हरियाणा में गठबंधन के पुराने साथी रहे हैं। यही नहीं, बादल और देवीलाल परिवार के अरसे से पुराने पारिवारिक संबंध भी मजबूती से कायम रहे हैं। लेकिन बाद में शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब में भाजपा से गठबंधन के चलते व राज्य का घटक होने के नाते हरियाणा में इनेलो की पार्टनरशिप से कदम पीछे हटा लिए थे। यह बात अलग है कि अभय सिंह चौटाला ने अपनी साख बचाने की गरज से SYL मुद्दे पर अकाली दल से अपने राजनीतिक रिश्ते खत्म करने की घोषणा करनी पड़ी थी। इसके बावजूद अभय सिंह चौटाला हरियाणा की राजनीति में शिरोमणि अकाली दल के वर्चस्व को खारिज नहीं कर पाए। अब क्योंकि पारिवारिक टूट के कारण इनेलो कमजोर पड़ गई है, ऐसे में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला फिर से बादल परिवार से पुरानी मित्रता को राजनीतिक दोस्ती में तब्दील कर सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हाशिए पे खड़ी इनेलो को बादल परिवार के अनंत राजनीतिक ऊर्जा हासिल हो सकती है। अब क्योंकि अकाली दल भी भाजपा के दबाव से मुक्त हो गया है और इनेलो भी हरियाणा में ज्यादा ताकतवर नहीं रही, ऐसे में अकाली दल सीटों के बंटवारे को लेकर भी इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला से नई राजनीतिक वार्ता का पासा फेंक सकते हैं। इस नई स्थिति से जननायक जनता पार्टी के लिए इनेलो अकाली दल के बीच संभावित गठबंधन परेशानी का सबक बन सकता है। राजनीतिक भविष्यवक्ताओं का मानना है कि ओम प्रकाश चौटाला बड़ौदा उपचुनाव में भी सुखबीर सिंह बादल की सभाएं आयोजित करवा सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव के मैदान में अकाली दल व इनेलो फिर से राजनीतिक रिश्ते कायम करने का संकल्प दोहरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। फिलहाल हम खड़े हैं पानीपत के हनुमान कॉलोनी में, जहां पर सीएम फ्लाइंग द्वारा छापा मारा गया है। यहां पर अवैध रूप से गैस सिलेंडर बेचे जा रहे थे। तो यहां पर जो है फूड सप्लाई और पानीपत पुलिस के सहयोग से यहां पर जब छापा मारा गया तो यहां पर अवैध तरीके से विभिन्न कंपनियों के सिलेंडर यहां पर बेचने वाला यहां पर जो है हिरासत में लिया गया है पुलिस द्वारा। और दूसरी तरफ सिलेंडर भी यहाँ मौजूद यहाँ पर किए गए हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है सीएम फ्लाइंग को सूचना मिली थी। उसके बाद फूड सप्लाई विभाग, पानीपत पुलिस और अग्निशमन विभाग के यहाँ पर अधिकारियों को बुलाया गया। और आपको बता दें कि यहाँ एज़ पर रूल कोई भी व्यक्ति 100 किलो से ज़्यादा जो है
गैस नहीं रख सकता और उसके बाद यहाँ पर 17 के करीब सिलेंडर रखे हैं और विभिन्न जगह पर भी छापेमारी होने के आसार हैं। क्या कुछ कहना है अधिकारी का, हम आपको सुनाते हैं। आज क्या जानकारी मिली थी? सुबह इसके बारे में सूचना मिली थी कि हनुमान कॉलोनी में सिलेंडर इकट्ठे किए हुए हैं अवैध रूप से। तो यहाँ पुलिस के साथ, जिला पुलिस के साथ और फूड सप्लाई अफसर के साथ यहाँ आ गए। सीएम फ्लाइंग टीम ने चेक किया, जिसमें 10 सिलेंडर कमर्शियल और 6 सिलेंडर ये दूसरे घर वाले ये मिले। कितने सिलेंडरों की लगभग अभी यहाँ पर अवैध कितने दिन से मिल रही थी सूचना सर? सुबह मिली थी आज इस बारे में। और क्या कार्रवाई? अब ये 16 सिलेंडर इकट्ठे कर लिए, निकालवा लिए, अभी थाने में FIR दर्ज करवा दी। मालिक इसका मिला मौके पर? हाँ मिला है। क्या नाम था उसका? उसका नाम राम कुमार है। कब से कर रहा था यहाँ पर ऐसे? आज ही सूचना मिली, पहले बार इस बारे में नहीं, ज़्यादा नहीं, बस ये आगे देखा है और ये मिले हैं सिलेंडर। इस सिलेंडरों से क्या ब्लैक में बेचता था या इनसे गैस में निकालते थे? ब्लैक में बेचने के लिए इकट्ठे किए होंगे, ये तो अभी पता लगेगा किस लिए इकट्ठे किए हुए, लेकिन इस तरह इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो है गैस सिलेंडर विभिन्न कंपनियों के यहाँ कब्ज़े में लिए गए हैं और उनको कब्ज़े में लेकर रिक्शा के ज़रिए यहाँ पर उनको कब्ज़े में लेकर पुलिस लेकर के जा रही है। दूसरी तरफ जो है, जो यहाँ पर सिलेंडर बेच रहा था उसको यहाँ पर गिरफ़्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। बताया ये जा रहा है कि गैस सिलेंडर अवैध तरीके से यहाँ पर बेचे जा रहे थे और दूसरी तरफ अब उस पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है वो भी हम आपको जल्द बताएंगे। बने रहे सिटी तहलका के साथ। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत। अब उसको कहाँ मिला जाएगा? कोई बकरी का बच्चा तो है इसके नाल पकड़ के मिल रहा। उसने जब भारतीय किसान यूनियन संगठन है, उसका ये पानीपत में मुख्यालय है, उसको मालूम है, बराड़ा को भी है, धनखड़ को भी है, हमारे पर्सनल नंबर भी है उसके पास, और लोगों के भी नंबर है। वो कहे भाई मैं यहाँ हूँ, आओ मेरे से बात करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तभी तो कहीं जाएंगे। ये तो सिर्फ वो अपनी राजनीति बचाने के लिए इस तरह की बात कह देते हैं मीडिया में, हम तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं। और चलो, अरे भाई तैयार है तो इसमें अमेंडमेंट करवा देना, भारी की शक्ल देख कर क्या करेगा? पानीपत भारतीय किसान यूनियन सभागार में हम फिलहाल खड़े हैं। यहाँ पर आज जिला स्तरीय नहीं प्रदेश स्तरीय किसान यूनियन द्वारा मीटिंग की गई है। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के मान साहब हमारे साथ हैं। आज मीटिंग की गई, किस तरह का एजेंडा तैयार किया गया है और आज मीटिंग का क्या उद्देश्य? आज भारतीय किसान के मुख्यालय में किसान पंचायत की गई प्रदेश स्तरीय, जो हमारी हर महीने के 28 तारीख को मासिक पंचायत होती है। और जैसा कि MSP के खरीद गारंटी के कानून को लेकर के अध्यादेश के बारे में जो भारतीय किसान यूनियन लगातार आंदोलनरत है, उसके आगामी रणनीति के तहत 5 अक्टूबर को बरवाड़ा के अंदर कपास मंडी में प्रदेश स्तरीय किसान अधिकार महापंचायत बुलाई गई है। और आज उसको सफल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए प्रदेश भर के जो आज कार्यकर्ता भारतीय किसान के आए, उनके सबको जिम्मेदारी सौंपी गई, सबकी ड्यूटियां लगाई गई। और किसान अधिकार महापंचायत में सरकार के खिलाफ अगर सरकार नहीं चलती, किसानों से बात नहीं करी और किसानों के साथ सरकार नहीं खड़ी हुई, तो 5 अक्टूबर की किसान अधिकार किसान महापंचायत में आगामी सरकार के खिलाफ आंदोलन के तौर पे कड़े फैसले लिए जाएंगे। और उसमें कड़े फैसलों में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उसमें आर्थिक तौर पे भी, राजनीतिक तौर पे भी हमारे फैसले उसमें शामिल हो सकते हैं। और जिसके बाद सरकार ने उसके लिए मुंह की खानी पड़ेगी, हालात गंभीर होंगे। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि समर्थन मूल्य व खरीद व सही समय पर भुगतान का गारंटी का कानून सरकार जल्द से जल्द बनाए, ताकि किसान की आजीविका, ताकि किसान को मूल्य सही वक्त पर और सही मिल सके। इसी मांग को लेकर के हम किसान महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। तीनों अध्यादेश जो है कानून की शक्ल ले चुके हैं, तो वहीं क्या क्या इसमें खामियां हैं वो थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, कानून का रूप ले चुके हैं, हमने भी इसलिए पता है, कानून भी तो देश की सरकार ने बनाया है। देश की सरकार इसमें अमेंडमेंट तो कर सकती है,
ये तो नहीं है कि कोई पत्थर की लकीर खींच की, ऐसा कुछ नहीं है। ये मौजूदा सरकार इसमें सुधार करके और जो हमारी बातें उसको शामिल कर सकती है। आपने कहा जो APMC एक्ट है और उसको ख़त्म करने जा रही है सरकार, जिससे खरीद व्यवस्था आज तक चलती रही है मंडियों में, और जो मंडी में माल बिकेगा उस पर तो टैक्स रहेगा, जो मंडी की चारद्वारी से बाहर बिकेगा उस पर टैक्स नहीं होगा, तो अंदर व्यापारी को टैक्स देगा खरीद का, वो बाहर जाएगा, मंडी अपने आप ख़त्म होगी। एक इसमें जो भंडारण का जो कानून ख़त्म कर दिया, कितना भी कोई आदमी भंडारण कौन करेगा? धनाढ़ आदमी करेगा, अमीर आदमी करेगा, कारपोरेट करेगा। और वो जैसे आप भी देख रहे हो आलू प्याज 1 रुपया 2 रुपया ये हमसे खरीद करके 50 और 100 रुपये करें, क्या है उससे जमाखोरी होगी, कालाबाजारी होगी। अब ये जिन्नस जो बची हुई थी इन पे भी कालाबाजारी आ जाएगी। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट खेती का, अरे जब मैं खेती कर रहा हूँ, देश में अन्न के भंडार मैंने भर दिए हैं और हमारे ऊपर दूसरे कारपोरेट कानून बना करके कारपोरेट के साहूकार, दुनिया के बड़े साहूकार हमारे ऊपर थोपने की क्या ज़रूरत है भाई? क्या हम खेती करना भूल गए? क्या हम खेती नहीं कर सकते? तो इस तरह का ये सारा का सारा भाजपा सरकार का षड्यंत्र है कि किसान को ख़त्म कर दिया जाए, इस खेती को हड़प लिया जाए और इसका उत्पादन 2-3 आदमियों का हवाले कर दिया जाए, ताकि गरीब आदमी भी, मजदूर भी, किसान भी उन कंपनियों का मजदूर बन के रह जाए और एक स्वयंभू एक ताकत देश में इस तरह की बना करके इस देश पे भाजपा कब्जा करना चाहती है। भाजपा का ये कहना है कि आप इस बारे में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो किसान आकर के मिलें या यूनियन आकर के मिलें, हम उसमें अपना पक्ष रखें, उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। देखिए, हमारे पास तो किसी की बात नहीं आई अपना पक्ष रखना, और आपके पास आई है तो हमने जरूर मिलवा दिया उन तक। तो 2 दिन पहले ही बरवाला यहाँ पर आए थे, सुभाष बराला यहाँ पर आए थे, तो उनका ये कहना था कि ऐसे कोई भी किसान इस तरह से अपनी बात रखना चाहता है तो उस पर विचार किया जाएगा। अब आपने भी उस वाली बात कह दी, आपने भी वही बात कह दी। अब उसको कहाँ मिला जाएगा? कोई बकरी का बच्चा तो है इसके नाल पकड़ के मिल रहा है। उसने जब भारतीय किसान यूनियन संगठन है, उसका ये पानीपत में मुख्यालय है, उसको मालूम है, बराड़ा को भी है, धनखड़ को भी है, हमारे पर्सनल नंबर भी है उसके पास, और लोगों के भी नंबर है। वो कहे भाई मैं यहाँ हूँ, आओ मेरे से बात करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तभी तो कहीं जाएंगे। ये तो सिर्फ वो अपनी राजनीति बचाने के लिए इस तरह की बात कह देते हैं मीडिया में, हम तैयार हैं, हम बात करना चाहते हैं, और चलो अरे भाई तैयार है तो इसमें अमेंडमेंट करवा देना, हमारी के शकल देख कर क्या करेगा? तो हमारा काम करवा दे तो अपने प्रधानमंत्री पे जाएगा और किसानों की समस्या दूर करा दे। 5 तारीख को किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है और वहाँ पर कितने लोग और कितने किसान उसमें शामिल होंगे? देखिए, वहाँ की जो रूपरेखा की बात है, कितने किसानों की बात है, ये तो किसान परिवार है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। वहाँ महापंचायत हो रही है किसानों की, और पंचायत में गिनती नहीं हुआ करती। गिनती का रोड़ा पड़ा ही वो राजनीतिक लोगों में, उसने बड़ी रैली कर दी, उसने उसने बड़ी रैली कर दी। वो रैली करते हैं, किसान महापंचायत करता है, अपनी पंचायत करते, जैसे हमारे बुजुर्ग किया करते थे। तो और पंचायती वहाँ जो फैसला लेंगे वो पूरे प्रदेश पर लागू होगा, तो उसमें अच्छे पंचायती प्रदेश से पहुँचेंगे। तो ये थे प्रदेश अध्यक्ष मान साहब, उनका ये कहना है किसानों के हक को नहीं मरने दिया जाएगा। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सीढ़ी तहलका, पानीपत। आज पानीपत में एक BMS के बैनर तले स्टेट की मीटिंग की गई। उसमें जो है प्रधान छिकारा हमारे साथ हैं, उनसे पूछेंगे कि आज इन तमाम किन मुद्दों पर आज बैठक की गई है और क्या उनका एजेंडा है। छिकारा जी, आज आपने बैठक की है, किस तरह का एजेंडा यहाँ पर बनाया गया है और क्या मांगे हैं और किन बातों पर चर्चा की गई? हमारा जो है एक एजेंडा ये है कि तो कर्मचारी को हित में जो है वो मांगे हमने बनाई हैं, सभी से सलाह मशवरा करके सरकार को देनी है। एक सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा हमारा ये है कि जो विभागीय जनरल मैनेजर हैं, ये जो है मुख्यालय के आदेशों की अवहेलना करके और अपने जो है निजी आदमियों से पैसे इकट्ठे करवा गए और गलत वो करते हैं। मुख्यालय के आदेश हैं भाई सीनियर आदमी को अदर ड्यूटी पर लगाया जाए, जबकि ये पैसे लेकर मोस्ट जूनियर आदमी को अदर ड्यूटी पर लगाते हैं।
कृष्ण जी, और क्या एजेंडा यहाँ पर रहा है जो कर्मचारी के हित में हो, और क्या क्या मांगे हैं जो सरकार को रखी जाए? उसमें ये है जी, एक तो पहले हमारा जो था परिचालकों का ग्रेड ज़्यादा था, लेकिन पिछले 15 साल से ये सब उल्ट यूनियन की उनकी गलती वजह से डाउन आ गया। तो सबसे ज़्यादा डिमांड तो हमारी परिचालकों का पे ग्रेड बढ़ा जाए। उसमें फिर हमारे 2016 के ड्राइवर कच्चे भाई हैं, वो 2016 से लगातार चल रहे हैं, उनको पक्का किया जाए। और जो अपना हमारे ड्राइवर कंडक्टर कोरोना के चक्कर में चपेट मारे, जैसे दूसरे विभागों को जो इसमें कोरोना से रिलेटेड है उनको 50 लाख सरकार कोर बीमा दे, वो हमारे रोडवेज के कर्मचारियों को भी 50 लाख का कोर बीमा दिया जाए। आपने कहा कि कुछ जीएम हैं ऐसे जो कि पैसे लेते हैं, और ऐसे कितने सामने आए हैं आपके, या कोई ऐसे आपके पास सबूत हैं जिसको लेकर आप सरकार में अपनी बातें रखेंगे? ऐसे फ़िलहाल हमारे पास जो है 8-9 जनरल मैनेजर का हम बायोडाटा निकालने लग रहे हैं और उनके सबूत इकट्ठे करने लग रहे हैं, जिनको इकट्ठा करके फिर हम परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री जी को देंगे। पैसे किस लिए लेते हैं वो? क्या दूसरों की ड्यूटी को तब्दील करने के लिए? किस तरह से आप कहते हैं? पैसे इसलिए लेते हैं, अगर ऊपर से सरकार के आदेश हैं भाई, जो जैसे हमारे स्टैंड ड्यूटी पे है और जो 30-35 साल की सर्विस के हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वो बस में चलने में, ड्राइवर कंडक्टर टिकट काटने में, बस चलाने में समर्थ हैं, वो उनको दूसरी ड्यूटी पर लगा दिया जाए ताकि उनका आराम से 2-3 साल निकल जाए। लेकिन ये जनरल मैनेजर क्या कर रहे हैं, उनकी ऑर्डरों के ना करके जिस आदमी को 3 या 4 साल लगे हुए हैं उनसे पैसे लेकर उनको उसकी जगह लगा रहे। जिस आदमी को 30 साल ड्यूटी होगी उसको करेगा आप बस चलाओ। तो अब आगे की क्या डिमांड रहेगी? इस तरह से मान लो फिर आगे सामने आते हैं जीएम की शिकायत, इसके बारे में अभी जो डिमांड नोटिस लेटर बना कर परिवहन मंत्री को और मुख्यमंत्री जी को देंगे, और उसके बाद जैसा होगा फिर उसके ऊपर आगे हम हड़ताल करनी होगी या कोई भी काम करना होगा तो हम उस अपने बात को उठाएंगे। मज़दूरों को लेकर तमाम जो है दावे किए जाते हैं। अभी एक्ट बनाया गया है, सरकार द्वारा लागू किया गया है, तो अध्यादेश को लेकर वो कितना सही मानते हैं आप? ऐसा भी जो एक्ट लागू किया है उसकी अभी तक हमारे पास कोई प्रति नहीं आई। उसको प्रति आने के बाद, पढ़ने के बाद जैसा होगा उसके बारे में तब आपको बताएंगे। तो ये थे भारतीय मजदूर संघ के जो है प्रदेश अध्यक्ष है। उनका ये कहना है कि लगातार जीएम की तरफ से शिकायत आ रही है और अपने मन चाहे लोगों को पैसे लेकर के ड्यूटियां तब्दील करते हैं। इसको लेकर वह सरकार से भी बातचीत करेंगे और दूसरी तरफ किसान मजदूर का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि मजदूर संघ कितना इसमें कारगर साबित होता है। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। बोरियों के अंदर से निकला यह सड़ा हुआ गेहूँ उन लोगों के लिए है जो इस महामारी में अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ है और सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन से ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन अगर इस तरह का सड़ा हुआ राशन असहाय लोगों को दिया जाएगा तो उनकी जान पर भी बन सकती है। दरअसल यह मामला गांव आसन कला से सामने आया है, जहां राशन डिपो पर बीपीएल और एपीएल कार्ड धारकों को वितरित करने के लिए गेहूं पहुंचा था। गेहूं के बोरे खोले तो उनमें से सड़े हुए गेहूं निकले। गेहूं पूरी तरह से खराब है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। गेहूं में फफूंदी लगने के साथ ही गांठ बनी हुई है। इसके बावजूद भी डिपो होल्डर्स द्वारा गरीबों को बुलाकर इस गेहूं को राशन में बंटवाना शुरू कर दिया गया, जो कि उनके सेहत के लिए हानिकारक है। वहीं जब इस बारे में डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर श्यामलाल से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास अभी तक ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। ये वो देखेंगे भी अनाज कहाँ से है। हमारे पास अभी कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं है। यदि हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है और कोई मान लो गंदी चीज़, फूड आइटम कोई भी है, चाहे उसमें रॉ मटेरियल है, चाहे प्राइमरी फूड है, कोई बेच रहा है मार्केट के अंदर और हमारे पास कंप्लेंट आती है तो ज़रूर उस पर एक्शन लिया जाएगा, सैंपल लेंगे। इस तरह की सर जो राशन है, राशन की जो स्थिति है वो बहुत ही ख़राब है, क्या कार्रवाई बनती है सर? ऐसा है, यदि हमारे पास कंप्लेंट आती है तो हम फूड से आइटम, जो भी फूड से रिलेटेड है उसकी तो हम सैंपल लेते हैं, फूड एक्ट की सैंपल लेते हैं। और यदि आप डिपो होल्डर का जैसे बता रहे हो तो इस बारे में है ना, डीएफएससी मैडम ने एक्शन जरूर लिया होगा और जो भोक्ता है उन्हें कंप्लेंट भी करनी चाहिए डीएफएससी को। सबसे पहले तो उनको ही कंप्लेंट जाती है तो भाई जो डिपो होल्डर है वो सप्लाई नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा। इसमें डिपो होल्डर का भी थोड़ा फर्ज बनता है। उसके पास गंदी चीज़ आई है कोई, जो मान लो आजकल रेनी सीजन है, रेनी सीजन में जल्दी इंसेक्ट वगैरह ग्रो हो जाते हैं, फंगस ग्रो हो जाता है,
और मान लो इस टाइप का कोई माल आया है तो उसने भी अपने अधिकारियों को बताना चाहिए इस बारे में भी ये खाने लायक नहीं लग रहा, वो चेंज करवाएंगे। तो विभाग के पास शिकायत आती है तो कार्रवाई की जाएगी? हाँ बिल्कुल सर, इससे पहले भी जो है खाद्य सामग्री की कई बार शिकायतें आ चुकी है, मिलावटी और रेड भी पड़ चुकी हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे सर उपभोक्ताओं को, और क्या जो शिकायत है उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? उपभोक्ताओं से तो यही है, हम यही उनको बताते हैं बार बार भी आप कम से कम, पहली बात तो क्या है, जो भी अपने फूड से रिलेटेड जो भी सामान खरीदते हैं साफ़ सुथरी दुकान से, जहाँ से ये लगता है कस्टमर को ये साफ़ सुथरी दुकान है, इसका सामान भी साफ़ सुथरा है, वहीं से परचेज करें। कई बार क्या है कि उपभोक्ता भी 10 रुपये के लालच में, जैसे आजकल ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल के हम सैंपल ले रहे हैं, बहुत सारे लिए हैं पिछले दिनों, तो उसमें घी जैसा लगता है वो, लेकिन उसमें छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है कि ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल, लेकिन कई दुकानदार भाइयों को भी नहीं पता होता, वो छोटी छोटी गली मोहल्ले की दुकानें हैं, वो कहते हैं ये तो जोत बत्ती वाला घी है। भी जोत बत्ती वाला घी कोई अलग से स्टैंडर्ड तो नहीं होगा, घी है तो मतलब देसी घी है, या तो वनस्पति ही होगा या देसी होगा। अब कई बार कस्टमर भी ये कहते हैं जी जोत बत्ती वाला घी दे, तो इससे अच्छा तो आप वनस्पति ही ले लो, जोत बत्ती करनी है तो सरसों के तेल की उसी की कर दो है। तो इस टाइप का जो है ये के मिसलीड भी करते हैं कस्टमर को, तो इनसे थोड़ा बचा जाए। बाकी ये है कि जहाँ ये लगता है कि ये सामान थोड़ा गंदा बेच रहे हैं, हमारे पास कंप्लेन करें। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो वे कड़ी कार्रवाई अमल में लाते हैं। पहले खाद्य सामग्री से सैंपल लिए जाते हैं और उसके बाद कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ता को खाद्य सामग्री को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो सबसे पहले उन्हें DFSC को इसकी शिकायत देनी चाहिए, ताकि वह समय रहते इस पर संज्ञान ले सके। और अगर डिपो होल्डर्स को लगता है कि जो राशन उनके पास पहुंचा है वह उपभोक्ता के लायक नहीं है तो उन्हें भी तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को बताना चाहिए, ताकि समय रहते राशन को बदला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी तहलका। शिकायतों के आधार पर गृह मंत्री अनिल विज ने तुरंत प्रभाव से लिया एक्शन, बनाया नया सेक्रेटरी। समालका नगर पालिका के वाइस चेयरमैन सुनील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। और ये जो सेक्रेटरी जी आए हैं, जो सेक्रेटरी साहब यहाँ आए हैं, हमने वीरवार को पिछले जो सेक्रेटरी थे राकेश का अध्ययन, उसकी तो बार बार शिकायत हमने दी आप लोगों को, गलत काम करता था, भ्रष्टाचार में लिप्त था चेयरमैन पर्सन पति के साथ। इतनी शिकायतें हैं जिसकी कोई नहीं है, बारी बारी हमने सारी दी हैं। तब ये मोटा सामान 3 करोड़ के एस्टिमेट बदल दिए, 12 पार्षद मीटिंग से नाराज फिर भी मीटिंग करके भेज दी। PMAY योजना में पैसे मांगता था, और भी भ्रष्टाचार इतने मुद्दे हैं। पीछे बाजार से जो सामान लेकर आए थे उसको गलत तरीके से बेच दिया, जो कि लोगों का बुला के वापस देना था उसको गलत तरीके से कर दिया। और विकास के कार्य बिल्कुल ठप कर दिए, सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं। वीरवार को मंत्री जी से हम 10-11 पार्षद मंत्री जी से मिले थे, हमने इन बात से सारी बात से अवगत कराया, माजी ऐसे। और उसका तो यहाँ एडिशनल चार्ज था और CPO था, उसको काम के बारे में ज्ञान नहीं था, गलत काम करता था सारे। अब ये आशीष जी स्पीडो से आए हैं, आशीष कुमार, और यहाँ परमानेंट है। तो मंत्री जी से किस चीज़ को लेकर के मिले थे, क्या कार्रवाई है? सेक्रेटरी ट्रांसफर को लेके मिले थे। मैं जी कोई परमानेंट सेक्रेटरी हमारे को दे दो। पीछे भी उसकी कराई दी और पीछे भी वो किसी तरीके से दोबारा करके फिर एडिशन लेके आ गया था। मैं जी कोई परमानेंट सेक्रेटरी ऐसा दे दो जो कि हमारी नगर पालिका में विकास का कार्य चलता रहे और पब्लिक के विकास के कार्य होते रहे। ये जो 3 करोड़ का मामला है, ये क्या मामला है? ये ना 2 फरवरी 2019 को CM साहब आए थे जुरासी, उस टाइम रविंद्र जी भी थे, मसरौली विधायक। उस टाइम शहर के 5 करोड़ रुपये शहर के विकास के लिए लिए, तो उसमें 13 काम में थे, जैसे हाई मास्क लाइटें थी, पंजाबी धर्मशाला का था, बैडमिंटन का था माल टाउन में, 13 काम में थे ऐसे। बाबरा में एक पार्क था, चौपाड़ थी, सेक्रेटरीट तक लाइटें थी, एक मास्टर के लिए का मातापुरी रोड पे था। उन कामों को जो बीजेपी के पार्षद थे ना, उनको सभी के 13 उनके 3 करोड़ के कार्य बदलवा दिए गलत तरीके से। वो 35 में चेंज करा दिए, वो जो कि पावर नहीं है। 35 में चेयरमैन की 15 लाख से ऊपर की पावर ही नहीं है, उसको गलत तरीके से चेंज करा दिया। और जिस मीटिंग का प्रस्ताव लगा के भेजो, मीटिंग अभी तक पास नहीं होके आई। और जिला के जो अधिकारी हैं, DC हैं, नगर निगम कमिश्नर है, जिनको भेजना था उसके ना भेजो, पर डायरेक्टर को भेज दिए, जो कि गलत है। वो रद्द होंगे और जो पुरानी लिस्ट है उसको लगाए जाएंगे।
और विकास का पहिया दोबारा से चलेगा। परमानेंट भी यहाँ वो 2 दिन आते थे, ये परमानेंट है, यहाँ हर सप्ताह आएंगे। किनपा के पूर्व एडमिशन सेक्रेटरी राकेश कादियान के घपले घोटाले व भ्रष्टाचारी कार्यों से परेशान होकर वह वीरवार को गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करने पहुंचे और गहन विचार विमर्श के बाद मंत्री ने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए राकेश कादियान को एडमिशन सेक्रेटरी पद से हटाया और उनके स्थान पर आशीष को नया रेगुलर सेक्रेटरी बनाया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व सेक्रेटरी चेयरमैन पर्सन पति के साथ भ्रष्टाचार में लिप्त थे, सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के तहत आमजन से पैसे वसूलते थे, पार्षदों के न्याय चाहते हुए भी कई बार मीटिंग बुलाई गई और पंजाबी धर्मशाला, रेलवे पार्क, गोल्डन पार्क इस तरह से कई स्थानों में भ्रष्टाचार लिप्त पाए गए और इसी तरह से कई आरोप लगाए और क्या कुछ कहा वह भी जरा आप सुनिए। इस बारे में पार्षद पति श्याम बरेजा ने बताया कि बीते दिन वीरवार गृह मंत्री अनिल विज से उनके निवास स्थान पर मिलने पहुंचे और पूर्व एडमिशन सेक्रेटरी के खिलाफ अपनी बातें रखी और कहा कि उन्हें एडमिशन सेक्रेटरी की जगह कोई रेगुलर सेक्रेटरी चाहिए, जिसके बाद मंत्री ने उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाया और उन्हें रेगुलर सेक्रेटरी उपलब्ध कराया। हम मंत्री से वीरवार को अम्बाला निवास पे मिले थे, डेपुटेशन के साथ पार्षद थे हम काफ़ी, और मंत्री जी का हमने सारी बातें रखी, जो एडिशनल सेक्रेटरी थे राकेश कादियान जी के अगेंस्ट सारी बातें रखी। सबसे पहले हमने मंत्री जी का धन्यवाद किया जो पार्षद की शपथ नहीं हो रही थी, शपथ कराई थी। उसके बाद ये सारी शिकायतें रखी, बात रखी भी ऐसे एडिशनल चार्ज है, कोई हमें परमानेंट सेक्रेटरी दिया जाए। मंत्री जी ने हमें पूरा विश्वास दिलाया था, हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो पूरा विश्वास दिलाया था कि 1-2 दिन के अंदर आपको रेगुलर सेक्रेटरी दे दिया जाएगा और जो हम फाइल दे के आए हैं करें उनकी जाँच करा दी जाए। और मंत्री जी का हम फिर सारे पार्षद वाइस चेयरमैन के साथ मिलकर धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमारी बात को सुना और उसको अमल में ला के आज सोमवार को 4 संभालका से सिटी तहलका के लिए रतनलाल की रिपोर्ट। पानीपत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना केसों के आंकड़े में गिरावट आई है, लेकिन क्या वाकई जिले में कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं? पहले किसी भी व्यक्ति को हल्का बुखार, खांसी व सांस लेने में परेशानी होती थी तो वह तुरंत कोरोना टेस्ट कराने के लिए अस्पताल पहुंचते थे और टेस्ट कराने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह तक नहीं लेते थे कि उन्हें टेस्ट कराने की आवश्यकता है या नहीं। प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पताल में कोरोना की जांच के पैसे क्या लेने शुरू किए कि सैंपलिंग भी कम हो गई और कोरोना के केस भी कम मिलने लगे। जहां पहले सिविल अस्पताल में कम से कम 150 लोगों की लंबी कतार लगी रहती थी, अब वहां केवल 10 से 12 लोग ही खड़े नजर आते हैं। वहीं जहां पहले एक दिन में 200 के करीब कोरोना केस मिलने लगे थे, वहीं अब 50 के करीब ही केस सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 19 सितंबर से यह नियम लागू कर दिया कि बिना डॉक्टर की पर्ची पर कोरोना जांच कराने के 250 से 1600 रुपए तक लगेंगे, जिससे जरूरतमंद लोगों की परेशानी अधिक बढ़ गई। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या वाकई पानीपत में कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं या फिर यह कोरोना टेस्ट कम होने का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।